हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पोस्टर ऑफिशियल। आज हमारे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज का 5वां चैप्टर है, जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हमें मेनली रेस्पिरेशन देखना है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेलुलर एनर्जी कैसे बनती है ना। और उसके बाद कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, रेगुलेशन दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। यहाँ पे आप देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही सारे मेन पॉइंट बता दिए गए हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, मैकेनिज्म कैसे होती है ब्रीथिंग की, एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होती है, इसके अलावा रेगुलेशन और कुछ डिसऑर्डर्स को हमें देखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, एज यू रीड अर्लियर, आपने जैसा कि पहले पढ़ा होगा, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ईटीसी। ठीक है, सिंपली हम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, इन सबका ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं टू डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज़ हार्मफुल is also released during the above catabolic reaction. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out. O2 हम यूटिलाइज करके CO2 को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं रेस्पिरेशन से। दिस process of exchange of O2 from the atmospheric with CO2 produced by the cells is called breathing. इस प्रोसेस को जो हम CO2 लेते ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को इस एटमॉस्फेयर में क्या कर लेते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। जैसे कि सिंपली आप समझ लीजिए, सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, ब्रीथिंग, जिसको हम कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन के नेम से जानते हैं। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, अपने सीने पर हाथ रखिए। यू फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। ठीक, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं, ये क्वेश्चन है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जितने भी सेक्शन दिए हुए हैं इसका आंसर हम इन फॉलोइंग सेक्शंस में देखेंगे। चलिए देखिए, हमारा पहला इसमें जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, लोअर ऑर्गेनिजम्स जो लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, फ्लैट वर्म्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूज़न ओवर दियर इंटायर बॉडी सरफेस। इनके पास कोई भी एक्सप्रेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं होता, ये अपने बॉडी सरफेस से क्या करती हैं, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा CO2 और O2 का एक्सचेंज करती हैं। इसके अलावा जो अर्थवर्म होते हैं, यूज़ दियर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। देखिए, जो अर्थवर्म होता है वो अपनी मॉइस्ट क्यूटिकल जो कि उसके सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं यानी जो आर्थ्रोपोड होते हैं, उनके पास ट्रैकियल ट्यूब्स होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिससे वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स यानी कि ब्रैंकियल रेस्पिरेशन आर यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, वेयर वैस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्स लंग्स यानी कि जिसको बोलते हैं, जिससे होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं, मोलस्क होते हैं, उनके पास क्या होती है, गिल्स होती है। और जो लंग होता है वो किस में होता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके पास लंग्स होता है, जिससे वे एक्सचेंज करते हैं गैसेस का और रेस्पिरेशन करते हैं। एमंग वर्टिब्रेट फिशेस यूज गिल्स, वेयर इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स। यहाँ पे बताया गया है, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एम्फीबिया जो फ्रॉग होते हैं उनके पास लंग्स भी होता है और उनके पास रेस्पिरेशन के लिए उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, तो दोनों तरीके से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। फ्रॉग के बारे में हमें डिटेल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में देखना है, चैप्टर नंबर 7 है जो कि हमारा, उसमें क्या देखना है हमें, फ्रॉग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और उसके जो नर्वल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखेंगे। उसका वीडियो भी जल्द आने वाला है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में क्या कह रहा है। इसमें आगे दिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेनली हमें ह्यूमन एनाटॉमी पढ़नी है, तो हम ह्यूमन के बारे में ही मेनली इसमें देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है, वी हैव अ पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग
आउट अबव द अपर लिप्स। अपर लिप्स के ऊपर हमारी नाक होती है, जिसमें क्या होते हैं, एक पेयर होता है वो, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। इट लीड्स टू अ नसल चैम्बर थ्रू द नसल पासेज। फिर हमारी नसल पासेज होती है, उसके बाद नसल चैम्बर आ जाता है। द नसल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स। एक ही पाथ होता है जहाँ से फूड और एयर पास करती है, तो उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ए पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स, लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। जो ट्रैकिया होती है वो हमारी रेस्पिरेटरी पाइप होती है, जहाँ से एक लैरिंग्स की ओपनिंग होती है, वहाँ से क्या होता है, एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, जिससे वो ट्रैकिया में आके फिर लंग्स में चली जाती है। लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। जब हम खाना निगलते हैं खाते टाइम, तो वहाँ पे क्या होती है, ग्लॉटिस होती है, जिसको क्या करती है, जो एपिग्लॉटिस होती है उसको कवर कर लेती है, ताकि जो हमारा खाना हो वो हमारे ईसोफेगस में जाए, ना कि हमारे ट्रैकिया में चली जाए। ट्रैकिया इज अ स्टेट ट्यूब होती है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के पास ये डिवाइड होती है इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें डिवाइड होती है, दोनों तरफ, दोनों लंग्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles। ठीक, the tracheae, primary, secondary and tertiary bronchi, the initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous rings। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, जो रिंग्स है कार्टिलेजिनस की वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है, ना कि कंप्लीट। ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है लास्ट में, गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेज द लंग्स। लंग्स में क्या क्या होते हैं, मेनली यहाँ पे देखिए वो लंग्स किससे बनता है, ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से, और एल्वेलाई से हमारा क्या बन जाता है, लंग्स। आगे कह रहा है वी हैव टू लंग्स राइट एंड लेफ्ट, दो हमारे पास लंग्स होते हैं विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्ल्यूरा। डबल लेयर्ड होती है जिसको बोलते हैं प्ल्यूरा, और उसके अंदर क्या भरा होता है, दोनों लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरैसिक लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इज इन कॉन्टैक्ट विथ लंग सरफेस। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई कि जो ऊपर वाली लाइनिंग होती है, हमारी ऊपर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, वो क्या किसके कॉन्टैक्ट में होती है, थोरैसिक लाइनिंग के कंपैक्ट में होती है, कॉन्टैक्ट में होती है, और जो अंदर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो लंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में होती है। जो क्या करते हैं, लंग सरफेस में जो वो हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, उससे लंग को सेफ रखती है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम फूड को स्वालो करते हैं तो ये इस पर एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि ये ट्रैकिया को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, जिससे खाना ट्रैकिया में इंटर ना कर पाए। इसके अलावा ये लैरिंग्स है, यानी कि साउंड बॉक्स। फिर देखिए ट्रैकिया है, ट्रैकिया में क्या है, और फिर ब्रोंकस। ट्रैकिया और ब्रोंकस में आप देख रहे होंगे ये कार्टिलेजिनस रिंग है जो कि इनकम्प्लीट है। आगे की तरफ ये पूरी दिख रही है, पीछे से जो है ये कुछ इस तरीके से है। ये ट्रैकिया है, पीछे का मैं दिखा दे रही हूँ, इधर से आई है लाइनिंग, इधर से आई है, पर पीछे जुड़ी हुई नहीं है, आगे जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए ब्रोंकस, ये क्या है, एंड ऑफ रिब है। फिर ये हमारा लंग है, ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन दोनों दिखाई हुई है। फिर यहाँ पे देखिए सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वेलाई है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, जो येलो कलर का है, इसमें है प्लूरल फ्लूइड, और लास्ट में जहाँ से एल्वेलाई निकली हुई है उसका नाम दे दिया है ब्रोंकियोल। फिर हमारा ये डोम शेप डायाफ्राम है, ठीक है, जो हमारे थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, डिवाइड करता है। आगे क्या कह रहा है, द पार्ट स्टार्टिंग विथ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट where is the alveoli and their ducts from the respiratory or exchange part of the respiratory
सिस्टम। जो हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, जो कि एयर को क्या करती है, कंडक्ट करती है। फिर उसके बाद जो एल्वेलाई है और उसकी डक्ट है, अदर जो डक्ट्स हैं उसको मिला के हम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, जहाँ से O2 और CO2 गैस का एक्सचेंज होता है। द कंडक्टिंग पार्ट, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर का एल्वेलाई तक, क्लियर्स इट इज फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज एंड आल्सो ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर का, उसके बाद जो एयर्स होती हैं उसको क्लियर करता है, उसमें अगर फॉरेन पार्टिकल्स हैं उसको क्लियर कर देता है और उसमें ह्यूमिडिफाई कर देता है, ठीक है, और उसको जो है उस जो एयर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ले आता है। इसके अलावा जो एक्सचेंज पार्ट होता है वो क्या करता है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। जो हमारी एल्वेलाई होती है, एक्सचेंज पार्ट होता है, वो साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, वहीं पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ये चीज़ होगी। अब लंग्स के बारे में क्या है, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर, थोरैसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। द थोरैसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सली इसके पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, वेंट्रली इसके पास क्या होता है, स्टर्नम होता है, और लेटरली क्या होता है, रिब्स होती है, ठीक है। एंड ऑन लोअर साइड ऑफ द डोम शेप्ड डायफ्राम द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung, यानी कि pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing. देखिए लंग अपना जो है कैविटी जो है उसका जो वैल्यूम है वो आपस में खुद से चेंज नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं, थोरैसिक कैविटी में जो उसका वैल्यूम है, थोरैसिक कैविटी का वैल्यूम कम या ज़्यादा करके हम अपना पल्मोनरी कैविटी का वैल्यूम कम और ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे ब्रीथिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी से हम ब्रीथिंग करते हैं। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली आफ्टर द पल्मोनरी वैल्यूम, क्योंकि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वैल्यूम को चेंज नहीं कर सकते हैं। रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। 5 स्टेप दिए हुए हैं, फिर इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला स्टेप है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होंगी, O2 और CO2 को कहाँ पर ही होगी, एल्वेलर मेम्ब्रेन यानी कि हमारे लंग्स में डिफ्यूजन होगा सबसे पहले, फिर इस गैस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, उसके बाद कहाँ पे डिफ्यूज़न होगा, O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में। 5वां हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, यानी कि जो हमें सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 12 में, जो कि हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में इसको हम देखेंगे। अब यहाँ अगर ऊपर वाला आपको समझ में नहीं आ रहा है पैराग्राफ यहाँ से लेकर के, यहाँ पे जो सारी चीज़ें बताई हुई हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले क्या आती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल आती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कितनी होती है, 1 पेयर होती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, नसल पासेज आता है, नसल पासेज आएगा। इसके बाद क्या आएगा, नसल चैम्बर आएगा, नसल चैम्बर आएगा। इसके बाद आएगा फेरिंग्स, कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर जिसको बोलते हैं, फेरिंग्स हो गया। उसके बाद फेरिंग्स के बाद आ जाएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी क्या आ जाएगी, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। इसके बाद इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह कम है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। फिर है टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद आ जाएगा
डक्ट ऑफ एल्वेलाई, डक्ट ऑफ एल्वेलाई, और उसके बाद आ जाएगा हमारा एल्वेलाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या ही देखना है, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा कंडक्टिंग पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के नसल पासेज, नसल चैम्बर, ठीक है, फेरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। ये जो इतना पार्ट है हमारा वो हो जाएगा हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, कंडक्टिंग पार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो डक्ट ऑफ एल्वेलाई और एल्वेलाई आ रही है, ये जो हमारे दोनों हैं ये हमारे हो जाएंगे एक्सचेंज पार्ट। अब समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को। ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारी पासेज है, कहाँ से एयर कैसे कैसे आती है, वो सारी चीज़ें होंगी। एल्वेलाई और डक्ट ऑफ एल्वेलाई एक्सचेंजिंग पार्ट होगा, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। बाकी ये सारे जो हैं ये हमारे कंडक्टिंग पार्ट है, जो कि ह्यूमिडिफाई करेंगे गैस को क्लियर करेंगे फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है, और क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे गैसेस का। और यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है कि लंग किससे किससे कंप्राइज होता है, तो वो भी देख लीजिए। लंग अगर हमें सिंपली अगर हमें देखना हो तो लंग किससे किससे बनेगा, ब्रोंकाई से बनेगा। इसके अलावा इसमें ब्रोंकियोल भी जोड़ दीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकियोल, और क्या हो जाएगा, एल्वेलाई। इससे हमारा क्या बनता है, लंग जो है कंप्राइजेस होता है, बनता है। फिर आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस का जल्द से जल्द आंसर दिया जाए और आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाए। फिर देखिए हमें क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है, ब्रीथिंग के दो स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन आती है लंग्स में, एंड एक्सपीरेशन में क्या होता है, एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere। हमें पता है जो एयर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, चाहे वो लंग हो या एटमॉस्फेयर हो, तो हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में, जिससे हम इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन कर सकें। अब देखिए इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब नॉर्मली ये क्या कह रहा है, इंस्पिरेशन के केस में जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, यानी कि जो हमारे लंग का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। मतलब कि प्रेशर ऑफ लंग इज लेस दैन द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये है इंस्पिरेशन का केस। आगे क्या कह रहा है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपीरेशन में क्या होगा, टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे जो है जो लंग्स का प्रेशर है यानी कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा, जब लंग्स में प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक्सपीरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे एयर जाएगी और यहाँ पे एटमॉस्फेयर से लंग में एयर आएगी, क्योंकि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है एयर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे कह रहा है द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सिस्ट ऑफ मसल, जैसे कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल बिटवीन द रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं और जो हमारा डायफ्राम होता है, ये हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ये हेल्प करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में। इसके अलावा इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स। जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो रिब्स के बीच की मसल्स हैं तो वो क्या करेंगी, ऊपर उठेंगी, एंड द स्टर्नम, जो आगे हमारा स्टर्नम है, कॉसिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस में कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जो रिब्स है और स्टर्नम है वो क्या करेंगी, डॉर्सोवेंट्रल यानी कि आगे की तरफ और पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम की तरफ के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगी।
फिर कह रहा है द ओवरऑल इंक्रीज, आगे पीछे ऊपर नीचे से जो पूरा ओवरऑल इंक्रीज हुआ है थोरेसिक वॉल्यूम का, कॉज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुआ, डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जाहिर सी बात है वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसमें प्रेशर कम लगेगा, टू लेस दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जो कि क्या फोर्स करेगा कि जो बाहर की एयर है वो हाई कंसंट्रेशन पे है तो वो हमारे लंग्स में आ जाए जिससे इंस्पिरेशन हो सके। फिर देखिए रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम रिलैक्स हो गया, फिर है इंटरकॉस्टल मसल, ये भी रिलैक्स हो गई, एंड द डायफ्राम इन द स्टर्नम टू दियर नॉर्मल पोजीशन, सब कुछ अपने नॉर्मल पोजीशन में आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, जैसे कि आप देखिए आप जब सांस लेंगे ऐसे सांस लेके देखिए तो जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है जिससे बाहर की एयर लंग्स में आ जा रही है। इसके अलावा एक्सपीरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, सब कुछ अपने नॉर्मल शेप में है। अपनी सांस छोड़ के देखिए, सांस छोड़ के देखिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि थोरेसिक वॉल्यूम कम हो रहा है जिससे पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो रही है। दिस लीड्स टू इंक्रीज एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली अब बहुत ही थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जो कि क्या करेगा, जिससे क्या होगा, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, लंग्स क्या होगी, एयर बाहर निकल जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपीरेशन। क्या कह रहा है आगे, वी हैव द एबिलिटी, हमारे पास एबिलिटी होती है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमेन। अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबी सांस खींचनी है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के सांस को छोड़ना है तो हमें कौन सी मसल का हेल्प लेना पड़ेगा, जो हमारे एब्डोमेन में है जो मसल्स उनका हेल्प लेना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज अ हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी स्टिमुलेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प इन अ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। देखिए जो हमारे ब्रीथिंग मूवमेंट होती है उसको मेज़र करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए हम स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर में देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एयर आ रही है यानी कि इंस्पिरेशन हो रहा है। देखिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो डायफ्राम कुछ इस शेप में सीधी हो जाएगी, रिब्स ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है, थोरैक्सिक कैविटी का जो वॉल्यूम हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। और दूसरे फिगर में देखिए एयर बाहर निकल रही है, रिब्स क्या हो रहे हैं, अपने नॉर्मल शेप में आ रहे हैं और डायफ्राम भी रिलैक्स होकर डोम शेप का बन जा रहा है। अब हमें देखनी है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जो हमारी वॉल्यूम्स कुछ दिए हुए हैं, कैपेसिटी 4 वॉल्यूम 5 कैपेसिटी दी हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको डेली रिवाइज करिए आपको याद हो जाएगा। सबसे सिंपल है टाइडल वॉल्यूम, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मली जो आप सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसी को हम बोलते हैं जो वॉल्यूम होता है टाइडल वॉल्यूम। ये अप्रॉक्स कितना होता है, 500 ml होता है। और हेल्थी पर्सन कितना एक्सपायर कर सकता है पर मिनट में, तो 6000 से 8000 पर ml पर मिनट, ठीक है। 6000 से 8000 ml क्या कर सकता है, इंस्पायर और एक्सपायर कर सकता है 1 मिनट में। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको IRV बोलते हैं। इसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, इसकी एवरेज कितना होता है, ये 2500 से 3000 ml होता है। मतलब कि आप सांस एक नॉर्मल सांस लेते हैं और एक लंबी सी सांस जब आप खींचते हैं तो उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपीरेशन। ये कितना एवरेज होता है, 1000 से 1100 ml एवरेज ये होता है। आप बहुत ही नॉर्मल इंस्पिरेशन आपने किया, सांस लिया और फोर्सिबल आपने फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया और उस एयर को आप आउट कर रहे हैं, सांस बहुत ही ज़्यादा फोर्स से छोड़ रहे हैं, तो उसका जो एवरेज होता है वो 1100 से 1200 ml एयर उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होती है। चौथा है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल
एक्सपीरेशन द एवरेज इज 1100 ml से 1200 ml होता है। देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, हम कितना भी फोर्स लगा के सांस छोड़ दें, पर ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है इसको हम कभी भी अपने लंग्स से निकाल नहीं सकते, चाहे हम कितना भी फोर्स लगा लें। तो एवरेज हमारे जो लंग्स में कुछ एयर प्रेजेंट होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 1100 से 1200 ml। ठीक, बाई एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। देखिए इसमें क्या है, 5 कैपेसिटी दी हुई है। पांचों कैपेसिटी में क्या कह रहा है, सबसे पहला है आईसी यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। नॉर्मल एक्सपीरेशन करने के बाद आपने सांस छोड़ दिया नॉर्मली, उसके बाद आप कितना एयर ले सकते हो, कितना एयर अपने इंस्पायर कर सकते हो, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। मतलब कि आपने एक तो नॉर्मल सांस ले लिया, टीवी हो गया जो कि कितना होता है 500 होता है, 500 ml होता है टाइडल वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 2500 से 3000, 2500 से कितना होता है 3000 होता है। तो इतनी ही एयर आप ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते। तो ये क्या हो जाएगा टीवी प्लस IRV। दूसरा सेम ऐसे ही है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर, छोड़ सकता है आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया तो आप कितनी वॉल्यूम छोड़ सकते हो, कितना भी फोर्स लगा के, तो एक तो आप टाइडल वॉल्यूम छोड़ सकते हो, और जो आपने और फोर्स से लगा के जितनी आप अपने लंग की एयर निकाल सकते हो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये सिंपली हो जाएगा टीवी प्लस ERV। तीसरा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। सिर्फ आपने टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया तो आपके लंग्स में कितनी एयर बचेगी, एक तो ERV बचेगी जो कि आपने फोर्स से नहीं निकाला है, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो आपके लंग्स में हमेशा से ही प्रेजेंट होती है, तो ये हो जाएगा FRC। विड्रॉल कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। किसी पर्सन ने फोर्स्ड एक्सपीरेशन से जितना वो एयर निकाल सकता था अपने लंग्स से निकाल लिया, उसके बाद वो कितना वॉल्यूम क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। तो वो क्या क्या हो जाएगा, इंक्लूड ERV, TV और IRV, और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। टोटल लंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकम्पडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पिरेशन। आपने फोर्स्ड इंस्पिरेशन कर लिया, आपके लंग्स में कौन कौन सी एयर रहेंगी, सबसे पहले तो इसको तो कभी मत भूलिएगा कि रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही रहेगी। ERV जो कि आपके लंग्स में है, आपने फोर्स से नहीं निकाला है। टाइडल वॉल्यूम जो कि आपने इंस्पिरेशन के टाइम पे लिया। इसके अलावा IRV, और इसी को हम सिंपली लिख सकते हैं विड्रॉल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब देखिए विड्रॉल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए TL और C। TLC कैसे बना है, टोटल लंग कैपेसिटी हमारी है RV प्लस ERV प्लस TV प्लस IRV, चारों की चार हमारी कैपेसिटी हो गई TLC की। तो विड्रॉल कैपेसिटी जैसे कि हमें पता है क्या क्या होगी, ERV, TV और IRV को मिला के हम बोलते हैं विड्रॉल कैपेसिटी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो TLC क्या हो जाएगा, RV हो जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम, और क्या हो जाएगा विड्रॉल कैपेसिटी हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको मिला के विड्रॉल कैपेसिटी लिख दी हमने, वही यहाँ पे कह रहा है। अब देखिए हमें तीसरा अपना पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure or concentration gradient. Solubility of gases as well as the thickness of the membrane involved in diffusion are also important factor that can affect rate of diffusion। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है और जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है, यही अफेक्ट करती है हमारे डिफ्यूज़न के रेट को। यहाँ पे आप लगा लीजिए स्टार। ये आपको
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आगे कह रहा है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। बहुत सारी गैसेस एक साथ, देखिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है समझा देते हैं। एक हमारे पास कोई जैसे जार है, जार में O2 भी है, CO2 भी है, N2 भी है ना, और ये बंद है। तो सब अपना अपना फोर्स लगा रही होंगी, पर O2 सिर्फ इसमें कितना फोर्स लगा रही है, इसकी जो वॉल है इस पर कितना फोर्स लगा रही है O2, इसी को हम O2 का क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ये रिप्रेजेंट कैसा होता है, कैसे किया जाता है, PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। Partial pressure of these two gases in atmospheric air and the site of two site of diffusion are given in the table. The data clearly indicate a concentration gradient for oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Similarly, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यही चीज़ दी हुई है कि कैसे कैसे हमारा जो है डिफ्यूज़न एल्वेलाई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में होता है। यहाँ मेरे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, O2 गैस कैसे डिफ्यूज़ होती है। सबसे पहले O2 क्या होगी, हम इंस्पायर करेंगे, सांस लेंगे, हमारे एल्वेलाई में, हमारी जो लंग्स की एल्वेलाई है उसमें आ जाएगा एयर। वहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104 यहाँ पे ज़्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहाँ पे, जहाँ पे वहाँ का प्रेशर जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ O2 जाएगी। उसके बाद ब्लड में आ गया, ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे सेलुलर एनर्जी फॉर्म होगी। तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वहाँ पे कितनी होती है, 95 होती है इसकी पार्शियल प्रेशर, और टिश्यू में होती है 40। तो यहाँ से ये टिश्यू में चली जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक इसी तरीके से टिश्यू में जब हम एक्सपायर करेंगे, CO2 को बाहर छोड़ेंगे, तो उसका डिफ्यूजन कैसे होगा, यहाँ देखिए टिश्यू में ज़्यादा कंसनट्रेशन होता है, 45 होता है CO2 का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, 40 होगा इसका पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ से टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा क्या, CO2 गैस, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर। फिर उसके बाद जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ये क्या हो जाएगा, CO2 आने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ऑक्सीजन निकल चुकी होगी। तो यहाँ पे देखिए 45 हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का कंसनट्रेशन, और फिर ये एल्वेलाई में आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एल्वेलाई में इसका प्रेशर कम है एज़ कम्पेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ से जो है ये एयर निकल जाएगी बाहर एटमॉस्फेयर में, जहाँ पे हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो है 0.3। ये इस तरीके से आप याद कर लीजिए, एल्वेलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू में 104, 40, 95, 40 ये याद कर लीजिए, फिर 40, 45, 40, 45 इस तरीके से याद हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए फिगर में भी दिखाया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से दिखाया है। यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर आई, जहाँ पे PO2 का देखिए प्रेशर दिखा रहा है लंग्स में 104 mmHg। यहाँ से क्या हुआ, O2 आई, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसको पल्मोनरी वेन से हमारी O2 आई, हार्ट में गई, और हार्ट से क्या हुई, सिस्टमिक आर्टरीज से की मदद से हमारे टिश्यू में चली गई। तो यहाँ पे कितना है, 95 दिया हुआ है O2 का प्रेशर, और CO2 का 40 दिया हुआ है। उस टेबल से आप याद कर लीजिए, वहाँ से ज़्यादा आसान है। फिर हमारा यहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ, CO2 आ गई हमारे ब्लड में, ये हमारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है O2 का जो है 40 mmHg प्रेशर है, और CO2 का 45 mmHg है। सिस्टमिक वेन से फिर से हार्ट में चले जाएंगे, फिर हार्ट से क्या हो जाएगा, फिर से लंग्स में चले जाएंगे पल्मोनरी आर्टरीज के मीडियम से। तो यहाँ पे भी ये चीज़ दिया हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है CO2 को एज़ कम्पेयर टू O2। The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O2. The diffusion membrane is made up of 3 major layer. Diffusion membrane किस किस लेयर से बनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है thin squamous epithelium एल्वेलाई की, endothelium of alveolar capillaries
एंड द बेसमेंट सब्सटेंस जो कि क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियम से सराउंडेड होता है. इन बिटवीन देम इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर. तभी 1 mm से बहुत ही ज़्यादा कम होता है. देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू एल्वेलाई. O2 एल्वेलाई से टिश्यू में आएगा और CO2 को बाहर टिश्यू से एल्वेलाई में भेज दिया जाएगा और यहाँ से ये एक्सपायर हो जाएगी. यहाँ पे देखिए कौन कौन सी है. यहाँ पे देखिए एल्वेलियर कैविटी जो है वहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम हमारी पहली लेयर. ठीक है. फिर बीच में है हमारी बेसमेंट सब्सटेंस है जो कि डिफ्यूजन करवा रहे हैं, मीडियम बन रहे हैं दोनों मेम्ब्रेन के बीच में. और ब्लड कैपिलरी की क्या है एंडोथेलियम की लाइनिंग है. तो यहाँ से O2 क्या होगा, O2 यहाँ पे है, O2 यहाँ से ब्लड कैपिलरी में आएगा और इस ब्लड में जो CO2 प्रेजेंट है वो एल्वेलर कैपिलरी में आ जाएगा. अब देखिए हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ब्लड इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2. जाहिर सी बात है 90% ऑफ O2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड. जो 97% O2 हमारा होता है ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है. इसके अलावा जो 3% O2 होता है उसको डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ये हो गई O2 की बात. इसके अलावा नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय RBC वेर इज 70% ऑफ इट्स कैरिड बाई एज बाइकार्बोनेट. 20 to 25% जो CO2 होती है उस कैसे RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और बाकी की जो 70% है उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में किया जाता है. इसके अलावा 7% CO2 को कैसे कैरिड किया जाता है डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितना परसेंट कैसे डिजॉल्व होता है, कैसे कैरिड आउट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ये चीज़ आप देख लीजिए. अब हमें डिटेल में देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC. O2 कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन विथ इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यानी कि जब हीमोग्लोबिन यानी कि HBC O2 जब बाइंड होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2. मतलब जो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो उसके साथ कितने O2 बाइंड हो सकते हैं 4 O2. बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2. किस पे डिपेंड करेगा कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयरन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विथ दिस बाइंडिंग. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against PO2. यहाँ पे जो है sigmoid curve बन रहा है. This curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of the factors like PCO2, H concentration or binding of O2 with hemoglobin in the alveoli where there are high PO2. alveoli में PO2 हाई होगी, CO2 की प्रेशर लो होगी. तो इससे H कंसनट्रेशन जो H आयन है उसका कंसनट्रेशन और टेम्परेचर दोनों ही कम होगा. जाहिर सी बात है एल्वेलाई में टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू टिश्यू. इन द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन वेयर इज इन द टिश्यू. ये सारी जो कंडीशंस दी हुई हैं हाई PO2, लो CO2, लो टेम्परेचर, लो H आयन कंसनट्रेशन, ये सब किसके लिए फेवरेबल है Hb+O2 बनने के लिए. और टिश्यू में जो है Hb+CO2 बनने के लिए क्या क्या चाहिए, PO2 कम होना चाहिए, हाई PCO2 होना चाहिए, हाई H आयन कंसनट्रेशन होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए. दिस कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टिश्यू में जब लो PO2 होगा, हाई PCO2 होगा. This clearly indicates that O2 gets bound hemoglobin in the lung surface and gets dissociated at the tissue. जाहिर सी बात है. और 100 ml ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml O2 को क्या करता है टिश्यू में क्या करता है डिलीवर करता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन. देखिए हीमोग्लोबिन बनने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़े इसके लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन, और ये कहाँ पे होगा, पहली बात तो ये एल्वेलाई में होगा. ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है. इसके लिए फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे क्या दी हुई है, हमारा क्या होना चाहिए हाई होना चाहिए क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का क्या पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. बाकी लो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसके अलावा H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए और इसके अलावा टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। यानी कि एल्वेलाई में जो Hb और O2 बनने के लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सारी कंडीशंस चाहिए। और Hb से O2 को माइनस करने के लिए, मतलब कि इसको डिसोशिएट करने के लिए, और ये डिसोसिएशन होगा कहाँ, हमें जाहिर सी बात है डिसोसिएशन होगा टिश्यू में, इतना तो हम अब तक जान चुके हैं। इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, यहाँ पे हाई PCO2 होना चाहिए। बाकी जितना भी है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो PO2 जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और हाई टेम्परेचर, इसके अलावा यहाँ पे हाई टेम्परेचर चाहिए क्योंकि टिश्यू में जाहिर सी बात है टेम्परेचर हाई होगा। और इसके अलावा H कंसनट्रेशन भी, H आयन का कंसनट्रेशन भी क्या होगा, हाई होगा। सिर्फ लो क्या होगा, लो होगा हमारा PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा। और यहाँ पे सिर्फ लो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। और ये अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो चाहिए जिसमें मैं ये सारी चीज़ें NCERT में जो लाइन कह रही है वो एक्चुअली कहना क्या चाह रही है और उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि इसका वन शॉट वीडियो बहुत ही कम टाइम में हर एक लाइन जो कह रही है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लें और याद करने की ट्रिक भी जान लें कि इसको याद कैसे करना है। तो अगर आपको इसका वन शॉट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, जिससे मैं जल्द से जल्द वो वीडियो वहाँ पे बना के पोस्ट कर सकूँ। आगे यहाँ पे कह रहा है CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन, कैसे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 is the major factor which could affect the binding. When PCO2 is high and PO2 is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occur, whereas when PCO2 is low and PO2 is high in the alveoli, जाहिर सी बात है alveoli में PO2 हाई होगा, PCO2 लो होगा। आप समझ के अगर पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, आसान है। तो इसमें क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, किसका, dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin takes place. CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli, alveoli तक डिलीवर किया जाएगा। RBC contain a very high concentration of enzymes, carbonic anhydrase and minute quantities of the same present in the plasma. To the enzyme facilitate the following reaction। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होती है वो CO2 और वाटर को मिला के H2CO3 बना लेती है, ठीक है। उसके बाद ये और डिसोसिएट होगा बाइकार्बोनेट और H+ आयन बना लेता है। फिर टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू साइड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा ड्यू टू कैटाबोलिज्म। CO2 डिफ्यूज इनटू ब्लड, ब्लड में आ जाएगा और RBC एंड प्लाज्मा में एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड H+ आयन। एट द एल्वेलर साइड, एल्वेलाई की साइड पे PCO2 लो होगी। द रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। यहाँ से हमारा बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है, और एल्वेलर साइड पे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। दस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2। मतलब alveoli में वो CO2 के फॉर्म में क्या हो जाएगी, रिलीज कर दी जाएगी। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to the alveoli। ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा था, 5 ml, और CO2 कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 4 ml। अब देखिए सिर्फ हमें दो चीज़ें पढ़नी है, रेगुलेशन पढ़ना है और डिसऑर्डर्स देखनी है। तो रेगुलेशन क्या होता है, किस तरीके से रिस्पायर करते हैं हम। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पायरेटरी रिदम टू सूट डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो इसे हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, यानी कि इसको बोलते हैं कॉमनली RRC, इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। पहला हमारा क्या हो गया, जहाँ से मिडला में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, RRC, जो प्राइमरली क्या रेगुलेट करता है, रेस्पायरेटरी
रिदम सेंटर जो हमारा होता है वो क्या प्राइमरी रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेशन को। इसके अलावा क्या है आगे, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड नीमोटैक्सिक सेंटर कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। आरआरसी देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। और दूसरा है क्या, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको मैं पीछे से लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है जो कि क्या मॉडरेट करता है आरआरसी के फंक्शन को। पॉन्स रीजन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर आगे कह रहा है न्यूरल सिग्नल्स, जो न्यूरल सिग्नल्स आती हैं फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ए कीमोसेंसिटिव एरिया is situated adjacent to the RRC which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion। अब देखिए तीसरा है कीमोसेंसिटिव एरिया, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कीमोसेंसिटिव एरिया हो जाएगा। ये क्या करता है, ये जो है बहुत हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और H आयन कंसंट्रेशन। जब हमारे ब्लड में ये दोनों हाई होगा तो कीमोसेंसिटिव एरिया क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा और क्या करेगा, इंक्रीज दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, सेंटर क्या कर देंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, विच इज टर्न कैन सिग्नल द आरआरसी सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन बी एलिमिनेटेड। ये क्या करेगा, कीमोसेंसिटिव एरिया जो है आरआरसी के पास सिग्नल भेजेगा कि हाँ ब्लड में CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, आप कुछ इस तरीके से रेस्पिरेशन प्रोसेस में चेंजेस लाइए जिससे CO2 और H+ आयन को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल सकें। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे रिसेप्टर एसोसिएटेड विद ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी हमारे हार्ट में जो प्रेजेंट होती हैं कैन आल्सो रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। मतलब कि जो हमारे हार्ट में कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क होती है वो भी इसके लिए सेंसिटिव होती हैं CO2 और H+ आयन कंसंट्रेशन के लिए। ये भी क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं आरआरसी को कि भैया आप अपना कुछ ऐसा एक्शन करिए रेस्पिरेशन में जिससे ये दोनों जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में हैं उसको हम बाहर निकाल दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। इसमें ऑक्सीजन का लेवल हमारे ब्लड में कैसा है, उसका कोई रोल नहीं है, इससे रेगुलेट नहीं होती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिर्फ किससे रेगुलेट की जाती है, CO2 और H+ जब बढ़ता है या घटता है तो उसी के हिसाब से हमारे जो ये तीनों रीजन्स हैं ये अपना वर्क करती हैं। तो इस तरीके से हमारा रेगुलेशन होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर लास्ट हमको पढ़ना है डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर्स तो वैसे सबका फेवरेट होना चाहिए एज अ नीट स्टूडेंट। तो यहाँ पे पहला दिया हुआ है अस्थमा। इसमें क्या होता है, अस्थमा इज़ अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी होगी, कॉजिंग बीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड द ब्रोंकियोल्स। इसमें क्या होगी, जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं जैसा कि हमने आगे पढ़ चुका है अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी जिससे सांस लेने में क्या होगी, में दिक्कत होगी, जिसको बोलते हैं अस्थमा। दूसरा है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है, इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर है इन विच द एल्वेलर वॉल्स आर डैमेज ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सर्फेस डिक्रीज्ड, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। अब देखिए एम्फाइसेमा में इसको होता है जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं जो पर्सन, उसमें होता है, समझ लीजिए ये हमारी एल्वेलर वॉल है। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ऐसे बना देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारी एल्वेलर वॉल है, एल्वेलाई की वॉल है। यहाँ पे हमारा ये फोल्डिंग्स जो है सरफेस एरिया को बढ़ा रही है जिससे यहाँ से जो है एक्सचेंज हो सके CO2 और O2 का। एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग से क्या होगा, ये डैमेज हो जाएंगी और जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदम्स जो यहाँ की जो वॉल्स होंगी वो ऐसे कम हो जाएंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ के बदले ये क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएंगी। तो देखिए इसके कंपेयर में ये वाला जो वॉल है यहाँ पे जो एरिया है वो कम है,
तो इसमें यही एरिया कम हो जाती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, जिससे क्या होती है एल्वेलर वॉल्स जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। हमारा लास्ट डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इन सर्टेन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग करती हैं, पीसती हैं या स्टोन जो होते हैं बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। इतना ज़्यादा मात्रा में, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में जो है डस्ट निकलती है इन सारी इंडस्ट्रीज़ में कि जो हमारी बॉडी होती है वो इन सिचुएशन से डिफेंस नहीं कर पाती है। ठीक, लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी जिसको क्या बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। हमारे जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एयर को तो क्लीन करता है पर उसकी भी तो एक कैपेसिटी होगी ना, तो कैपेसिटी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जो हमारी एयर होगी जिससे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें इतनी डस्ट होगी जिससे वो क्लियर ही ना कर पाए, तो जो पूरा पासेज होगा जो हमारे लंग्स होंगे जाहिर सी बात है वो डैमेज होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, वर्कर्स इन सच इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, वहाँ पे मास्क पहनाए जाते हैं ताकि जो है मास्क से जो पार्टिकल्स है जो डस्ट है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में हमारे एयर के माध्यम से हमारे लंग्स में पहुँचे। ठीक है, तो ये पूरी थी हमारी ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंजेस एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारी NCERT हाईलाइट सीरीज जो है इसका ये 5वां वीडियो था। NCERT हाईलाइट सीरीज जो कि चल रही इसका ये 5वां वीडियो था। बहुत ही कम टाइम में हर एक चैप्टर्स की NCERT की एक एक लाइन को इसमें कवर किया गया है। तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, इसकी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप और भी चैप्टर्स जाके देख सकते हैं। उसमें द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये सारे चैप्टर्स वहाँ पे हो चुके हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा NCERT शॉर्ट सीरीज चल रही है जहाँ पे 1 मिनट में NCERT बायोलॉजी के जो फिगर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करवाया जा रहा है। तो आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जो हमारा लेटेस्ट एग्ज़ाम का पैटर्न है वहाँ पे फिगर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी इसी बार हमारे 2-3 फिगर से बायोलॉजी में क्वेश्चन थे, तो हमें फिगर्स भी ध्यान से देखना पड़ेगा और उसकी जो चीज़ें दी हुई हैं उसको भी जाननी पड़ेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।